नमस्कार दोस्तों। देखिए एक अपना नया मॉडल पेपर और आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं। एसएसटी के लिए है। रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही बेहतरीन पेपर होने वाला है। जैसा कि आपको पता है आप लोगों का सिलेबस है और इस सिलेबस के अंदर लास्ट में हम चलते हैं तो आपका सामाजिक अध्ययन का सिलेबस आता है। और सामाजिक अध्ययन के सिलेबस के अंदर है ना आपके 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट के अंदर हर यूनिट से आपके 5 प्रश्न आने वाले हैं, 5 इससे 5 इससे 5 इससे। तो पूरा बेस्ड है पूरे के पूरे पेपर पे और एनसीईआरटी और आरबीएससी के आधार पर ही सारा पेपर बनाया गया है। 60 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे और 60 अंक के होंगे। 60 मिनट का ही आपको टाइम मिलता है एग्ज़ाम में। हालांकि यहाँ पर तो 60 मिनट नहीं लगाएंगे हम, लेकिन फास्ट करेंगे और 6 से 8 तक का जो आपका टीचर बनने वाले हो उसके लिए ये पेपर है। तो शुरू करते हैं अपन। टाइम ख़राब नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखिए सुपर पेपर है और इसका पहला प्रश्न देखिए, समृद्धों के शहर के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास में। एक तो बनावली, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और कालीबंगा। तो भैया यहाँ पर है ना पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा बनावली। ये हरियाणा स्टेट के अंदर है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला होगा। बनावली से सोने की जो परत होती है ना, जिन मनकों के ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई होती है ना, उनको बोला जाता है। जिसे सिद्ध होता है कि एक समृद्ध नगर हुआ करता था, मतलब सोने की परत वाले मटके रखते थे ये। तो ऐसे समझ ही सकते हैं ना अपन। इसी कारण बनावली स्थल को समृद्धों का शहर कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से वैशाली किसकी राजधानी है। वैशाली, मल्ल, चेदी, वत्स और वज्जी। महाजनपद मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर है ना अपना आंसर होगा दोस्तों वज्जी, डी ऑप्शन। यस। अच्छा, आप कहोगे सर मल्ल जो महाजनपद था इसकी क्या थी राजधानी, कैपिटल। इसकी थी दोस्तों कुशीनारा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ना, महाजनपद का पूरा एक वीडियो पढ़ा रखा है, पूरा देख लेना आप लोग। चेदी की अगर आपको राजधानी पूछे तो सुक्तिमती राजधानी थी चेदी वंश की। और वत्स की अगर आपको पूछे तो कौशाम्बी बता देना। कौशाम्बी वत्स की है। वज्जी आपको पता ही है वैशाली की राजधानी वज्जी था। तो चारों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3 नंबर का, महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ पर करी थी, बताइए। पावा, पाटलिपुत्र, वल्लभी और वैशाली। तो महावीर स्वामी ने है ना दोस्तों चतुर्विद संघ की स्थापना करी थी पावा के अंदर। पहला ऑप्शन इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। वैशाली को है ना महावीर स्वामी की जननी भी कहा जाता है। वैशाली को महावीर स्वामी की जननी कहा जाता है और इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्षावास वैशाली के अंदर ही व्यतीत किए थे। तो महावीर स्वामी ने जो विद संघ है इसकी स्थापना पावापुरी के अंदर करी थी। तो पहला ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया था। क्या उत्तर होगा 4 नंबर के प्रश्न में। बिंदुसार होगा, बिंबिसार होगा, उदयन होगा, कालाशोक होगा। हाँ जी। तो भैया देखिए यहाँ पर है ना अपना आंसर होगा बिंबिसार, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये बंदा है ना, इसने विवाह कर करके अपने साम्राज्य को बढ़ाया था इसने। तो इसने है ना बिंबिसार ने विस्तारवादी नीति के तहत है ना सबसे पहले वैवाहिक नीति का राज्य विस्तार करने का सहारा लिया था। तो वहाँ पे आपका बिंबिसार ही आंसर आएगा। इसने कई सारे विवाह किए थे, कुछ विवाह काफ़ी फेमस है। जैसे इसका जो पहला विवाह था ना वो कौशल नरेश एक प्रसेनजीत था, उसकी बहन थी जिसका नाम था कौशला। तो इससे पहला विवाह किया था। दूसरा विवाह किया था दोस्तों इसने लिच्छवी गणराज्य था ना उसके शासक थे चेटक। तो उनकी बहन थी चेटक की चेलना, लिच्छवी गणराज्य की। तो चेलना इसकी दूसरी पत्नी थी। अगर आपको तीसरी पत्नी के बारे में पूछ रहे ना, 3 के बारे में पूछता है तो तीसरी पत्नी एक मध्य प्रदेश था, कुरु के पास में पंजाब वाला क्षेत्र है ना वहाँ पे। तो वहाँ की एक राजकुमारी थी क्षेमा, इससे तीसरा विवाह किया था। तो ऐसे करके इसने अपने साम्राज्य को काफ़ी विस्तार दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5वें नंबर का, निम्न में से किसने यूनानी लेखकों के सैंड्रोकोट्स का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया। 5वें नंबर के प्रश्न में क्या यहाँ पर जो अपना प्रश्न होगा ना दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा विलियम जोन्स, तीसरा ऑप्शन। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स कहा गया है। सबसे पहले फरवरी 1793 की बात है। इस टाइम में सर विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में करी थी। अगला प्रश्न देखिए,
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? छठे नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? बिंबिसार होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा, पुष्यमित्र होगा, हर्ष होगा। तो भैया देखो यहाँ पर है ना, अपना आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने ना भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। और जो मैसूर कर्नाटक जिसको बोला जाता था श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक वाला क्षेत्र था, इसमें है ना सलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। तो किस पद्धति के द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे? याद रखना ये पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, सलेखना पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर का। गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? 7वें नंबर के प्रश्न में आंसर चाहिए भाई, जल्दी दे दीजिए। कुमार गुप्त था, समुद्र गुप्त था, स्कंद गुप्त था, या तो फिर चंद्रगुप्त था? तो गाइस यहाँ पर है ना अपना जो आंसर होगा वो होगा स्कंद गुप्त, तीसरा ऑप्शन। भीतरी स्तंभ लेख जो है ना उसका एक 8वां श्लोक है, उसके अंदर हूणों के साथ में स्कंद गुप्त के युद्ध और हूणों की पराजय के बारे में लिखा हुआ है। किसमें? 8वें श्लोक में, भीतरी स्तंभ के लेख के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन ने किस से नाटक की रचना नहीं करी? इनमें से 3 की रचना कर रखी है बंदे ने, बट एक की नहीं करी है, उसी का आपको नाम बता देना है। देखो तो हर्षवर्धन के नाटकों की बात करें ना, एक्चुअल में इसने 3 नाटकों की रचना करी। किस किस की? एक तो करी इसने कादम्बरी, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ठीक है। जबकि बाण भट्ट ने है ना हर्षचरित और कादम्बरी ग्रंथों की रचना करी। वैसे यहाँ पर आंसर क्या होगा? ओह सॉरी, यहाँ पर है ना नागानंद राइट आंसर आएगा। इसमें बी तो करी थी इसने, हर्षवर्धन ने कादम्बरी करी, रत्नावली करी, प्रियदर्शिका करी। यहाँ पे राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन क्या? कादम्बरी हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो पहले बता दिया मैंने तुम्हें, बी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर कादम्बरी। अब आप कहोगे सर फिर कादम्बरी की रचना किसने करी थी? देखो इसकी रचना करी थी बाण भट्ट ने, ठीक है। किसने करी थी? बाण भट्ट ने। बाण भट्ट ने एक और करी थी कादम्बरी के साथ में, हर्षचरित्र। ये तो काफ़ी फेमस है हर्षचरित वाला। तो हर्षचरित और बाण भट्ट की रचना है, हर्षचरित भी और कादम्बरी भी, दोनों को याद रखना है। हर्षवर्धन की रचना जो है ना नागानंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, किस सिख गुरु की औरंगजेब ने हत्या करवाई थी? क्या नाम था उनका? कौन से सिख गुरु थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु अंगद और गुरु अमरदास? भैया उनका नाम था गुरु तेग बहादुर, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये सिखों के 8वें गुरु थे ना हरिकृष्ण, उनके पुत्र थे तेग बहादुर। उनको इस्लाम धर्म ग्रहण न करने के कारण ना औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांगा व प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं हुआ होता तो मेवाड़ का इतिहास और उज्जवल होता। यह कथन किसका था? मतलब सांगा के बाद में और प्रताप से पहले उदय सिंह का टाइम पीरियड आता है, प्रताप के पिता थे, तो ऐसा कहते हैं कि मेवाड़ का और भी उज्जवल भविष्य होता। उदय सिंह काफ़ी डरपोक एक शासक रहा, मेवाड़ के ऊपर कलंक भी माना जाता है इनको, कई लोग कहते हैं ऐसे, कई विद्वान। हालांकि यहाँ पर है ना आंसर क्या होगा आपका? कर्नल जेम्स टोड, पहला ऑप्शन हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है ना एनाल्स एंड एंटिक्विटी, जो राजस्थान द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसको, इसका एक और भी वर्जन है, ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि पश्चिम भारत की यात्रा, इसके अंदर लिखा हुआ है ये वाली बात। 11 नंबर के प्रश्न देखिए, क्या आंसर है? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? बताइए, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? देखिए चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की जो सैनिक छावनी थी ना उसमें मंगल पांडे और एक व्यक्ति और थे, ईश्वर पांडे। मंगल पांडे और ईश्वर पांडे ने ना विरोध किया था और जो लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन था उन दोनों की हत्या कर दी थी। उसका परिणाम ये निकला था 8 अप्रैल 1857 को ये पकड़ में आ गए थे और इनको फांसी दे दी गई थी। तो मंगल पांडे के साथ में ईश्वरी पांडे को भी फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पर है ना आंसर क्या आएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, शुरुआत 29 मार्च 1857 से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना अधिकार कब खो दिया? बताइए। 12 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा? 1798, 1813, 1773, 1833?
तो भैया यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1813 हो जाएगा। इसमें क्या है ना, चार्टर एक्ट था ना 1813 के अंदर, चार्टर एक्ट आया था, 33 में भी आया था। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे ना, उनको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चाय और चीनी वगैरह आए थे ना, इनके व्यापार को अनुमति दी हुई थी ऑलरेडी। यहाँ पर देखो नेक्स्ट प्रश्न अपना, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी? बताइए क्या आंसर होगा इसमें। तो गैस देखो इसमें है ना, आंसर आएगा चार्टर एक्ट 1833, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब आप, चार्टर एक्ट का ध्यान रखना यहाँ पे। 14 नंबर का प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। क्या उत्तर होगा इसमें? देखिए दोस्तों, सामाजिक न्याय के बारे में भी लिखा हुआ है, राजनीतिक न्याय के बारे में भी लिखा हुआ है, विचार की स्वतंत्रता भी है, लेकिन पूजा की समानता के बारे में बात नहीं करती है। न्याय का अर्थ ये होता है कि राज्य को एक या कुछ लोगों का नहीं, बल्कि सर्वसाधारण के कल्याण का उद्देश्य अपने सामने रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर का, आर्टिकल 18 नंबर का जो अनुच्छेद है ना, ये करता है उपाधियों के अंत के बारे में बात। तो इसमें कौन सा विकल्प सत्य है? उपाधियों के अंत के बारे में, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, बताइए क्या आंसर होगा। उपाधियों के अंत के बारे में सत्य विकल्प पूछ रहा है, इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसमें? देखो पहला ऑप्शन है 18(1), ये निषेध करता है कि राज्य, सेना और विधा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। 18(2) में है, भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति से बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। 18(3) में है, किसी भी विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पोक्सो का क्या मतलब होता है? 16 नंबर के प्रश्न में बता दीजिए आप। पोक्सो, देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना, अपना जो आंसर होगा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। अब आपको कहोगे सर इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म अगर आ जाए तो देखिए बता देते हैं आपको। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये होता है इसका लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर का, किस नागरिक को मत देने का अधिकार है? बता दीजिए। 17 नंबर का जो प्रश्न है ना, इसमें आपको बताना है वो कौन सा नागरिक है जिसको मत देने का अधिकार है। तो क्या आंसर होगा? 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को है, केवल 18 वर्ष से अधिक के पुरुषों को है, या फिर केवल 17 से 22 की उम्र वालों को है? किस नागरिक को मत देने का अधिकार है? तो यहाँ पर तो सिंपल ही है, पहला हो जाएगा, बाकी तो नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है? बताइए क्या आंसर होगा? पहला ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन होगा, तीसरा होगा, या तो फिर चौथा होगा। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, या फिर सदन के विशेष बहुमत। देखो यहाँ पर है ना, अपना आंसर होगा बी ऑप्शन, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य कंपलसरी है इसके लिए, समर्थन के लिए। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? बताइए। भारत का जो राष्ट्रपति होता है किसका एक अभिन्न अंग होता है? देखिए दोस्तों, हमारे संविधान या फिर हमारे देश के अंदर है ना, एक संसद के बारे में बात करी गई है। संसद है और उसके दो तो होते हैं सदन, दो तो क्या होते हैं? सदन, और 3 से मिलकर के ये बनती है। एक तो होता है राष्ट्रपति, ठीक है, एक होता है कौन सा? लोकसभा, और एक राज्यसभा। ऐसे करके 3 से मिलकर के संसद कंप्लीट होती है। पहला ऑप्शन होगा इसमें संसद, ठीक है ना। राष्ट्रपति हमारे देश की संघीय जो कार्यपालिका है ना, इसका वैधानिक मुखिया माना जाता है, जबकि कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया तो प्रधानमंत्री होता है, बट वैधानिक आपको राष्ट्रपति का ही नाम लेना है। भारतीय संसद की निम्न में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? बताइए। 20 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, विभागीय रूप से संबंध वित्त विषयक स्थायी समिति।
देखो भैया यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन, प्राक्कलन समिति। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में है ना केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, जबकि लोकलेखा समिति के अंदर लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के ना 7 होते हैं। ऐसे करके होते हैं, इनको दोनों को याद रखना आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पहली बार लोक अदालत का गठन किया गया था। ऐसे मानिए यहाँ पे गठन का नहीं लिखा हुआ इसमें, देखो तो यहाँ पर है ना आंसर आएगा नहीं 1982 नहीं आएगा, 1985 इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। पहली बार लोक अदालत का आयोजन है ना न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती के प्रयासों से 6 अक्टूबर 1985 को ना दिल्ली के अंदर किया गया था। हाँ, आयोजन न्यायिक निर्णय में विलंब की स्थिति को समाप्त करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। तो जनहित याचिका की शुरुआत का श्रेय है ना एक व्यक्ति हैं न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, बता देना इनके बारे में, और एक है वेंकट चलैया। 2 व्यक्तियों के नाम आ सकते हैं। सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री बताइए कौन बनते हैं। नॉर्मली जो स्टेट्स होते हैं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर किन को बनाया जाता है, विधानसभा के सदस्य होते हैं ये, या फिर विधान परिषद के होते हैं, विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, या विधान परिषद में बहुमत दल के नेता होते हैं। तो देखो विधानसभा, अब देखो राज्य की बात हो रही तो विधानसभा ही आएगा, सेंटर की बात होती तो लोकसभा आ जाता। यहाँ पर है ना विधानसभा के अंदर बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और अगर सेंटर की बात करें तो लोकसभा के अंदर जो बहुमत दल का नेता होता है ना उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऐसी हवा जिन्हें न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं उनको? काल वैसाखी कहते हैं, फोन कहते हैं, परगा कहते हैं, या मिस्टल पवन कहते हैं? तो क्या कहा जाता है उन्हें? ऐसी हवा जिन्हें न्यूजीलैंड के अंदर नॉर्वेस्टर कहा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स वहाँ पर आंसर आएगा अपना काल वैसाखी, नंबर 1 ऑप्शन। भारत में पश्चिम बंगाल और असम में चलने वाली जो गर्म शुष्क पवनें होती है ना उनको कहते हैं काल वैसाखी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाँ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? किसके बारे में? हरिकेन का सबसे भीतरी भाग है ना भांग हरिकेन आंख कहलाता है, जहाँ पर क्या होता है बताइए? थोड़ा हार्ड हो सकता है आपके लिए प्रश्न, लेकिन लाजवाब है, तो यहाँ पे याद कर लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। देखो सिंपल सा आंसर यहाँ पर हम करना चाहेंगे इसका, हरिकेन का सबसे भीतरी यानी कि आंतरिक भाग हरिकेन आंख कहलाता है, जहाँ पर तापक्रम असामान्य रूप से अधिक और दाब निम्नतम होता है। ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, इनमें से कौन से कटिबंध में सदैव बर्फ जमी रहती है? ये तो मतलब बिल्कुल इजीली कर दोगे आप, वैसे ही प्रश्न के अंदर ही आंसर है। बर्फ कहाँ जमी रहती है? शीत कटिबंध में तो जमेगी ना दोस्तों, बिल्कुल ठंडा वाला प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंध के समान शीत कटिबंध में भी दोनों गोलार्ध के अंदर पाया जाता है। जैसे शीत कटिबंध भी दोनों गोलार्ध में पाया जाता है, नॉर्थ में भी साउथ में भी, वैसे ही शीतोष्ण कटिबंध भी दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुवीय व्रत, और जो उत्तरी ध्रुव होता है ना 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसके बीच में पाया जाता है ये। अगला प्रश्न देखिए, इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किस विद्वान ने दिया था? क्या उत्तर होगा 26 नंबर के प्रश्न में? इकोलॉजी शब्द किस विद्वान ने दिया था? इनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। पहला ऑप्शन इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इकोलॉजी है ना एक ये ग्रीक या फिर कह सकते हैं यूनानी भाषा का शब्द है। ये यूनानी या ग्रीक भाषा जो भी आए आप कर देना, पूछ सकता है कि इकोलॉजी शब्द निम्न में से किस भाषा का है। इकोलॉजी शब्द जो है ना ओआइकस से बना है, इसका मतलब होता है आवास। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि इकोलॉजी सजीव का आवासीय अध्ययन है, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी तो बोलते हैं पारिस्थितिकी, जर्मन शब्द कह सकते हैं इसको अपन। वैसे तो एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने डेवलप किया था इसको, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। एक शब्द और आता है दोस्तों, कौन सा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी एक शब्द आता है, इसका सबसे पहले प्रयोग है ना 1930 में हुआ था। अगर आपको ये भी पूछ रहे तो बता देना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर का, बताइए कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन का चयन करना है आपको, फटाफट कर दो, आसान सा सवाल है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ठीक है क्या बात? देख लो,
सामान्यतः नर्मदा नदी के नीचे वाला पठारी प्रदेश समग्र रूप से दक्कन का पठार कहलाता है। सही है क्या, देख लीजिए। मालवा का पठार अवनालिका प्रदेश से प्रभावित पठार है, ये देख लीजिए। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अब बताइए आप यहाँ पर गलत कथन कौन सा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना डी ऑप्शन होगा। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ना कि पहली। ठीक है, K2 है पहली। अगला प्रश्न देखते हैं, बाकी तो तीनों से ही है यहाँ पे स्टेटमेंट। 28 नंबर का प्रश्न देखिए। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा, शीतकाल में जो बारिश होती है, अधिकांशतः किन कारणों से होती है? क्या कारण हो सकते हैं वो? कौन सा कारण हो सकता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, या तो फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या उत्तरी पूर्वी मानसून, या दक्षिणी पूर्वी मानसून। दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा उत्तरी पूर्वी मानसून। तीसरा ऑप्शन कर देंगे हम। उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट है ना, और जो श्रीलंका तटीय प्रदेश है वहाँ पे भारी बारिश होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बता दीजिए। सुंदरवन नेशनल पार्क जो है ना, कौन से स्टेट में है? असम, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये भारत व बांग्लादेश के अंदर डेल्टा, गंगा नदी का जो डेल्टा है ना, वहाँ पे फैला हुआ है। ये पार्क पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव वन क्षेत्र है जहाँ पर टाइगर भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बाघ। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ था? बताइए। रुई और शक्कर, इंजीनियरिंग उद्योग, या फिर सीमेंट उद्योग, या जूट और रुई उद्योग, या कागज और लोहा उद्योग। तो भैया यहाँ पर आंसर क्या होगा? जूट और रुई उद्योग। विभाजन के कारण भारत का जूट और रुई उद्योग है ना काफ़ी प्रभावित हुआ था। जूट उद्योग की जो पहली इकाई थी ना, वो लगाई गई थी 1859 के अंदर जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा, कोलकाता के अंदर हुगली नदी के तट पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? बताइए। प्राचीनतम भौगोलिक अंचल के बारे में मैंने बता रखा है। प्राचीनतम का नाम आते अरावली कर देना, आंख बंद करके। पूरे वर्ल्ड का ही प्राचीनतम है ये, राजस्थान का ही क्या। तो इसमें ना तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। मावट क्या है? बता दीजिए। मावट राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में पैदा होने वाली वनस्पति है क्या? नहीं है सर। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल है। तो फिर आगे फिर मतलब ही क्या है? ठीक है ना। देखो, वास्तविक शीत ऋतु का आगमन तो है ना दिसंबर के महीने में होता है, क्योंकि इस समय तक सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और उत्तरी पश्चिमी जो ठंडी हवाएं हैं ना पूरे राज्य में चलने लग जाती हैं। तो दिसंबर जनवरी के महीने में आने वाले जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं ना, उनके द्वारा राजस्थान के अंदर 2-3 बार भारी तो नहीं होती, हल्की वर्षा हो जाती है, उसको मावट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राजस्थान की वो कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? बताइए। लूनी है, माही है, बनास है, या काली सिंध है? तो कौन सी वो एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? तो भैया यहाँ पर है ना राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। देखो, पूरे विश्व में है ना 3 रेखाएं हैं। जैसे सिंपल सा बात करें अपन, ये तो है कौन सी? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ठीक है, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसका मतलब मकर रेखा बोलेंगे इसको, और ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, तो देखो कर्क रेखा यहाँ पर माही नदी है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। ठीक है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है? माही नदी। ट्रिक बना रहा हूँ, माँ काली, माँ काली एक ट्रिक है। का से क्या होगा दोस्तों? कांगो नदी। कांगो नदी ये अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य नदी है, मध्य अफ्रीका के अंदर है ये कांगो नदी, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक नदी है लिम्पापो, कांगो को एक है लिम्पापो, तो लिम्पापो नदी भी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तीनों रेखाओं को 2 बार काटने वाली 3 नदियां हो गई हैं, माही, कांगो और लिम्पापो। किस झील को भरतपुर की लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है? बताइए। 34 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? भरतपुर की लाइफ लाइन। तो भैया देखो यहाँ पर है ना अपना जो आंसर होगा मोती झील पहला ऑप्शन हो जाएगा। रूपारेल नदी के जल को रोक करके मोती झील का निर्माण करवाया गया था। इसे भरतपुर की लाइफ लाइन या भरतपुर की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। इसी से सुजानगंगा चैनल के माध्यम से लोहागढ़ जो फोर्ट है ना उसको पानी की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मकराना में मिलने वाले विश्व के प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? कैल्साइट है, डोलोमाइट है, सीएम है, या मार्बोनाइट है? किस किस्म का है ये?
संगमरमर एक कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान होती है जो चूने पत्थर से मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ पे ना कैल्साइट होगा पहला ऑप्शन राइट आंसर। संगमरमर पत्थरों के अंदर ना सबसे ज़्यादा मूल्य अर्जित करता है। संगमरमर के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पर है देश के अंदर। राजस्थान में संगमरमर है ना सबसे ज़्यादा राजसमंद जिले के अंदर से निकाला जाता है। राजसमंद जिले से सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। जबकि सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर है ना वो कौन सा होता है? कैल्साइट, बेस्ट क्वालिटी का, जो कि मकराना नागौर के अंदर मिलता है, जिससे ताजमहल भी बना हुआ है आगरा का। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? बताइए। आहड़ है, रंग महल है, रेंड है या नगरी है? तो दोस्तों यहाँ पर है ना जो अपना आंसर होगा वो होगा रेंड टोंक, तीसरा ऑप्शन। रेड सभ्यता टोंक जिले के अंदर एक निवाई तहसील है, उसके पास में एक नदी है ढील नदी, वहाँ पे डेवलप हुई थी ये, उसके किनारे। इसका उत्खनन है ना 1938 और 40 के अंदर हुआ था। उत्खननकर्ता का नाम केदारनाथ पुरी था, जिनको शॉर्ट में बोला जाता है केपी पुरी, केदारनाथ पुरी, ठीक है। के नहीं के एन पुरी बोलेंगे इनको, के एन पुरी बोला जाता है, केदारनाथ पुरी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गोहिल मेवाड़, बाटी गुजरात, परमार मारवाड़, चालुक्य गुजरात। तो बताइए कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही नहीं है? तो देखो दोस्तों यहाँ पर है ना अपना आंसर होगा परमार मारवाड़। राजस्थान में परमारों का शासन है ना जालोर के अंदर रहा था। जालोर, किराड़ू है ना, मालवा, वागड़, इन क्षेत्रों के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर का। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की अल्प वयस्कता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री ने उसका सहयोग और मार्गदर्शन किया था, उन प्रधानमंत्री का क्या नाम था? बताओ। तो दोस्तों उस प्रधानमंत्री का जो नाम था ना वो था कदम्ब दास, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे सोमेश्वर। इनकी मृत्यु के समय पृथ्वीराज की उम्र थी 11 वर्ष, ठीक है। इनकी माता का नाम था कपूरी देवी। क्या नाम था? कपूरी देवी। तो कपूरी देवी ने बड़ी योग्यता और बुद्धिमत्ता के साथ में राज्य का संचालन किया था फिर, और इस राज्य के संचालन के अंदर कदमदास, कैमास, कैम्बवास, कैलाश, उन लोगों ने इसकी सहायता करी थी। एक ही व्यक्ति है, कई नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन कुंभा का दरबारी विद्वान था? बताइए। महाराणा कुंभा का दरबारी विद्वान आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। कौन था? कानड़ व्यास था, महेश भट्ट था, मंडन था या सभी थे? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना सिंपल सा आंसर हम करने वाले हैं, कानड़ व्यास, महेश भट्ट, मंडन, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा। कुंभा के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, जिनके अंदर मुख्य थे कानड़ व्यास, महेश भट्ट, मंडन, नापा थापा, है ना, ये थे, अत्रि भट्ट, गोविंद, कई सारे थे। 40 नंबर का प्रश्न देखिए अब आप। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ में गांवों में वितरित की जाती थी वह थी? बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? कौन सी थी वो? पुड़ी थी, चपाती थी, पराठा था, ब्रेड थी? तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा चपाती, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में चपाती और कमल को क्रांति के प्रतीक के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न देखिए 41। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? बताओ। नागपहाड़, नाकोड़ा पर्वत, चिड़ियाटोक की पहाड़ी या सुंडा पर्वत? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसमें 41 नंबर के प्रश्न में? देखिए गाइस इस प्रश्न में हमारा आंसर होगा चिड़ियाटोक की पहाड़ी। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटोक जोधपुर के अंदर है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। इसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। राव जोधा ने 1459 के अंदर करवाया था इसका निर्माण, 1459 के अंदर। हाँ, इसकी नींव की जो पत्थर, इसका नींव का जो पत्थर था ना वो रखने वाली का क्या नाम था? करणी माता, जिनको रिद्धिबाई के नाम से भी जाना जाता था। रिद्धिबाई, इन्होंने ही इसकी नींव का पत्थर रखा था। इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी, मयूरध्वजगढ़, चिड़ियाटोक दुर्ग, कई नामों से जाना जाता है। 42 देखिए, वो किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, बताइए क्या नाम है उसका? उस किले का नाम बताइए जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला? तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा नाहरगढ़ का किला, तीसरा ऑप्शन। माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए नाहरगढ़, जयपुर के अंदर है, 9 महलों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मशहूर विमल शाही और लूण वैश्य मंदिर कहाँ पे है?
आबू पर्वत, आबू रोड, रणकपुर और बालोतरा। ये तो सारी सिरोही की बातें हो रही है, ये बाड़मेर में, तो इसका तो आंसर ही गलत हो जाएगा ये तो। आबू पर्वत पहला ऑप्शन होगा इसमें। लोणवशीय मंदिर का निर्माण है ना, एक चालुक्य राजा था वीर धवल। वीर धवल, इनके महामंत्री थे वास्तुपाल और तेजपाल। हाँ, इनके निर्देशन में हुआ था, इनका एक शिल्पी था शोभन देव, इनकी देखरेख में। अगला प्रश्न देखिए, बोरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है बताओ। बाड़मेर में बढ़ता है, अजमेर में बढ़ता है, गलियाकोट में बढ़ता है या उदयपुर में बढ़ता है। बोरा समाज का उर्स, हाँ जी, तो गाइज ये बढ़ता है गलियाकोट के अंदर। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलियाकोट का उर्स, जिसको हम बोल सकते हैं सईद फखरुद्दीन बोरा, दाऊदी बोरा समाज का उर्स, जो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप 45 नंबर का। बताओ किस चित्रकला शैली पर मुगल काल का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। आमेर शैली, बूंदी शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, क्या आंसर होगा इसमें। किस चित्रकला शैली पर मुगल काल का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। गाइस यहाँ पर आंसर हो जाएगा आमेर शैली, है ना। जयपुर शैली को ढूंढाड़ शैली और आमेर शैली के नाम से जाना जाता है। आपको पता है जयपुर राज्य में जो कलाकार हैं जहाँ पे चित्र और लघु चित्र बनाए जाते हैं, सूरत खाना कहलाता है, ओके, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता बताओ। कपड़े पर किसका चित्रण नहीं किया जाता है। फड़ पर चित्र, पिछवाई और पाने। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा, पाने, डी ऑप्शन। पाना जो ना राजस्थान में कागज पर बना देवी देवताओं के चित्रों को पाना कहा जाता है। जैसे श्रीनाथ जी के पाने काफी फेमस है। श्रीनाथ जी का पाना सबसे ज्यादा कलात्मक होता है, जिसमें श्रीनाथ जी की 24 श्रृंगारों का चित्रण किया गया है। 47 नंबर का प्रश्न देखिए, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार आते हैं बता दो। क्या उत्तर होगा इसमें 47 नंबर के प्रश्न में। बड़ी तीज, ऋषि पंचमी, आखा तीज और नाग पंचमी, छोटी तीज, बसंत पंचमी, गणगौर और रक्षाबंधन। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर क्या होगा, आखा तीज और नाग पंचमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यस। इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। जोधपुर के अंदर नाग पंचमी का मेला भी लगता है। तो पूछ ले आपसे नाग पंचमी का मेला कहाँ लगता है, तो जोधपुर में लगता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए बाप, बाबू महाराज का मेला किस राज्य में बढ़ता है, सॉरी किस जिले में बढ़ता है। बाबू महाराज, ये लो भाई, बाबू महाराज को मेलो बरवा लाग गुजर। तो बाबू महाराज का मेला ना धौलपुर के अंदर बढ़ता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। बाबू महाराज और 12 भाइयों का मेला है, इनके और 12 भाई। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में बताओ। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में है, जयपुर में है, उदयपुर में है या तो फिर राजसमंद के अंदर है। तो दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी की बात करें ना अपन, तो इनका है बांसवाड़ा जिले के अंदर पहला ऑप्शन। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, इनको तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है, तुरताई माता। ठीक है ना भैया। अगला प्रश्न देखिए आप 50 नंबर का, वो किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, बता दीजिए क्या नाम है उसका। अभी ऊपर भी आया था, खैर नाहरगढ़ फोर्ट हो जाएगा तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए नाहरगढ़ जयपुर के अंदर बनवाए थे 9 महल। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सामाजिक अध्ययन पर्यावरण अध्ययन जैसे रूप में, पर्यावरण अध्ययन के रूप में भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्यों पढ़ाना चाहिए सामाजिक अध्ययन को पर्यावरण अध्ययन के रूप में, क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे। इसमें शिक्षण कम खर्चीला होता है, बालक या विद्यार्थी सरलता से विषय को समझ लेता है, ज्ञान बालक के अनुभव पर आधारित होता है या तो फिर उपरोक्त सभी। देखो सारे ही बढ़िया ऑप्शन है, इसका मतलब डी ऑप्शन हम राइट आंसर करेंगे यहाँ पे। सामाजिक अध्ययन में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वो तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। 52 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है बताओ। सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा पूर्वाग्रह की भावना का विकास करना। ठीक, तीसरा ऑप्शन। बाकी तो अच्छे नागरिक बनना, राष्ट्रीय एकता और समझ विकसित करना, सांस्कृतिक विरासत की भावना का विकास करना, ये तो सब है। कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान अधिगम को सहज साध्य बनाने के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप जो है ना, बताइए कौन से। 53 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा। छात्र के अनुभवों को उपयोग करना, अभिप्रेरण प्रदान करना, अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध कराना।
तो क्या आंसर होगा भैया इसमें? डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। कक्षा कक्ष में छात्रों के अधिगम का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए छात्रों को अधिकाधिक औपचारिक जो होती हैं क्रिया के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। 54 में देखो बाप, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। तो बताइए सर, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए किस पर? बढ़िया, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास के ऊपर बल देना चाहिए। इसमें बी ऑप्शन होगा अपना राइट आंसर। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य वस्तु विद्यार्थियों के अनुरूप होनी चाहिए। 55 नंबर का प्रश्न देखिए, अब आप फटाफट से उत्तर बता दो। कोई भी कक्षा सत्र जो एक वर्ग के रूप में सामूहिक चेतना तथा व्यक्तिक उत्तरदायित्व का प्रदर्शन करे सामाजिकृत अभिव्यक्ति है। ये परिभाषा किसकी है? अगर आपने पढ़ रखी है तो बता दोगे, नहीं तो ये सबका गलत होने वाला है। वाद विवाद, सामाजिक वाद विवाद यानी कि सोशल डिस्कशन। क्या आंसर होगा इसमें? पहला ऑप्शन, बाइनिंग व बाइनिंग, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सहायक सामग्री के लाभ, सहायक सामग्री से क्या लाभ होता है बताओ। 56 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा? विषय सरल बन जाता है, छात्रों को पढ़ने के लिए कम प्रयास और श्रम करना पड़ता है, अध्यापक को अध्ययन कराते समय कम मेहनत करनी पड़ती है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए, सहायक सामग्री से लाभ है ना, विषय सरल बन जाता है इससे, और चीज़ें आसानी से समझ में आने लग जाती हैं, रोचक हो जाती है, विषय वस्तु बोधगम्य भी हो जाती है इससे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है? किसको कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहा जाता है? रैम, रोम, प्रोम या तो फिर ईप्रोम? तो देखिए, अस्थायी मेमोरी रैम को ही कहा जाता है। पहला ऑप्शन होगा इसमें राइट आंसर, रैम को ही कहा जाता है अस्थायी मेमोरी। हाँ, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की काफ़ी अहम भूमिका भी होती है। 58 में देखिए, महात्मा गांधी द्वारा बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा की संकल्पना किस वर्ष में दी गई थी? 1935 में दी गई थी, 1935 में। ऑप्शन नंबर पहला होगा। महात्मा गांधी द्वारा दी गई ये जो संकल्पना है, प्रोजेक्ट मेथड के लगभग पास में ही है ये, इससे उसे सिमिलर ही माना जाता है प्रोजेक्ट विधि के। मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्य को प्राप्त किया है। ये परिभाषा किसकी है बताओ? 59 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा इसमें? डांडेकर, पहला ऑप्शन। मोफात की भी एक परिभाषा है जो मेरे को याद आ रही है, ये कहते हैं कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये मोफात कहते हैं। ये छात्रों में औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों की अपेक्षा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई बताइए? 60 नंबर के क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? स्टीवेंस, कार्लिगल, क्लासमेयर या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा? कार्लिगल, ऑप्शन नंबर बी। स्टीवेंस ने क्या कहा था? मापन किन्हीं निश्चित मान्य नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। स्टीवेंस ने कहा था अंक प्रदान करने वाली प्रक्रिया बताया था। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। ओके, चलिए, थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको पेपर, कितने प्रश्न तुम्हारे सही हुए, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे इन सभी कक्षाओं की क्लासेज आ जाती हैं, लिंक आ जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, वहीं पे आते हैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो टेलीग्राम आपके लिए ज़रूरी है।